आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जिनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे जो जेईई एडवांस में आ चुके हैं, आईआईटी जेईई में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं इरोडो से लिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं कुछ इधर उधर से लिए हुए हैं क्वेश्चंस हैं। तो इस सेशन का जो मेन एम है, जो हमारा विजन है, वो ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पिछले सालों में आए हुए हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका मेन जो है जो मोटिव है इस वीडियो को देखने के लिए वो होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाऊं कि जिस तरीके से सर ने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, वैसे ही मैं उस स्ट्रेटेजी को अपने दैनिक जीवन में ला सकूं। मतलब जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप वो सीख सकते हैं कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स दिस। ये फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है, आई कैप और जे कैप में फोर्स वेक्टर है। ये एफ वेक्टर दिया हुआ है आपको, एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस, k being a constant of appropriate dimension when the particle is taken from point a comma 0 to point 0 comma a along a circular path of radius a about the origin in the xy plane। तो बताना क्या है आपको, निकालना क्या है, तो आपको वर्क डन निकालना है। सबसे ऊपर जो दिया है वर्क डन निकालना है हमें। यदि पार्टिकल को a कॉमा 0 से 0 कॉमा a तक ले जाते हैं सर्कुलर पाथ के अलोंग अबाउट द ओरिजिन, तो ये एडवांस 2013 में आपसे पूछा गया था। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूं और सर्कल का जो रेडियस है वो a होने वाला है। a रेडियस का सर्कल जो है यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। ये रहा जी आपका सर्कल, ये है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस और ये है ओरिजिन, सेंटर ऑफ द सर्कल 0, 0। अब पार्टिकल को ले जाया जाता है a, 0 से 0, a तक, 0, a तक। यानी कि जो पाथ पार्टिकल ने फॉलो किया है वो है ये सर्कुलर पाथ, वो है सर्कुलर पाथ। और ये जो x, y है ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो पॉइंट इस पाथ पर लाई करता है। इस पाथ पर कोई भी पॉइंट होगा, लेट्स से x, y, तो इस x, y पॉइंट पर जो है इतना फोर्स लगने वाला है। अब मैं मान ही लेता हूं कि एक पॉइंट इस पूरे रास्ते में एक पॉइंट है, लेट्स से x, y, एक पॉइंट है। इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि ये x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे y कहते हैं और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे x कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है, ये वाली जो डिस्टेंस है y के बराबर है और यदि मैं ओरिजिन से इसे ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम r कहते हैं, राइट। इसे क्या कहते हैं, r कहा जाता है। पॉइंट को o कह दीजिए, इस पॉइंट को p कह दीजिए। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा के बराबर। तो आप देखिए यहां से यदि मैं cos थीटा निकालने की कोशिश करूं तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो x अपॉन r, r का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे r क्या है, r इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली यहाँ से यदि sin थीटा आप निकालें तो आपको मिल जाएगा यहाँ से y अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप बेटा ध्यान से देखिए, जो आपको एक्सप्रेशन दिया है फोर्स का, ये एक्सप्रेशन से आपको क्या ये नजर नहीं आ रहा था कि ये कुछ cos थीटा sin थीटा x y से रिलेटेड है? क्योंकि यदि आपने क्वेश्चंस किए हैं जिनमें रिंग का डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, तो उसमें इस तरीके का एक्सप्रेशन बनता है। आपने देखा होगा कि रिंग की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है kqx अपॉन अंडर रूट ऑफ kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। तो पावर 3/2 ऊपर x वो रिंग के केस में आता है। तो हम समझ गए वहां पे यार cos थीटा sin थीटा हमें आता था, तो कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स को, फोर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पावर 1 और यहाँ आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा आपके पास x आई कैप। क्या मैं ये जो x कंपोनेंट है फोर्स का, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये पावर 1 है, पावर 1/2 है, पावर टोटल हो जाएगी 3/2। ऐसे ही जो y कंपोनेंट है फोर्स का उसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
into y upon under root of x square plus y square j कैप। तो मैं ये जो है क्वांटिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर है, ये क्या है आपके पास, ये cos थीटा है और वो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा है। तो मैं फोर्स को यहाँ लिख सकता हूँ, फोर्स जो हमें क्वेश्चन में दिया है दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू cos थीटा आई कैप प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा जे कैप। 1 अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और यदि आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट याद हैं, यदि आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट याद हैं तो आपको याद होना चाहिए कि यदि हम एक पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, किसी जनरल पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो 1 अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा आई कैप प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर sin थीटा j कैप, ये एक पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के। तो यदि मैं इस पॉइंट के मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूं r की टर्म्स में, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा, r cos थीटा आई कैप r cos थीटा r sin थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है r वेक्टर, इस r वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है बेटा, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप। और जो हमारा फोर्स है, फोर्स का यूनिट वेक्टर है वो भी कितना है, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप। यूनिट वेक्टर जानते हैं ना, कि इस वेक्टर की दिशा में एक यूनिट लेंथ का जो वेक्टर है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर है r वेक्टर जो है, r वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैंने देखा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप होता है। ये स्टैंडर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स है और जो हमको फोर्स दिया हुआ है उसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी कितना है, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉइंट यदि आप यहां चूज करते हैं सर्कल पर, इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट आप चूज करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो r वेक्टर के अलोंग होने वाला है। फोर्स पार्टिकल पर इस तरीके से लगेगा, फोर्स पार्टिकल पर इस तरीके से लगेगा। तो देखिए पार्टिकल का जो मूवमेंट है, पार्टिकल का जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है ds और उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर है, पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ds। तो वर्क डन जो है कितना आ जाएगा आपके पास, हर छोटा छोटा वर्क डन जो है 0 के बराबर होगा। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0 वर्क डन। तो इसका मतलब यहाँ छोटी सी ड्यूरेशन में 0 वर्क हो रहा है, 0 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 ऐसी ढेर सारी जीरोस को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर। तो यही इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाता है। अब ये तो मैंने आपको समझाने में देर लगाई है, लेकिन इसको बहुत क्विकली कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सोचना है कि पॉइंट x, y है तो ये एंगल थीटा होगा और cos थीटा sin थीटा ये होंगे और वहां से पता चल जाएगा कि ये फोर्स की जो वैल्यू है वो इतनी होने वाली है और साफ साफ दिख रहा है कि cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप इसका यूनिट वेक्टर है और r वेक्टर का भी जो यूनिट वेक्टर है r कैप वो भी cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा j कैप होता है। इसका मतलब ये फोर्स जो है ये नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब इसका वर्क डन 0 होगा। तो ये सवाल को 1 मिनट के आसपास जो है खत्म किया जा सकता है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट यूसेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स। यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूसेट का एग्जाम है जो कि 11 और 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर, इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, जेईई मेन का पैटर्न होगा। ठीक है ना, अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है। ठीक है, अब बच्चों जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना, इट्स अ फ्री कोड। ठीक है ना, आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से। ठीक है, अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे। अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप और उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11th 12th पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103
में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स, और 12 मंथ्स के लिए यानी कि अगर आप एक साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको IIT JEE का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11 12 की CBSE की क्लासेस, यानी कि अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो और आपको IIT JEE का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100। ठीक है, अब वन ईयर की यानी कि 12 मंथ की है 65096, और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है। बस कब तक वैलिड है? 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56097। IIT के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56097 24 मंथ्स की है और 38599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, और ये CBSE का नॉन आइकॉनिक है। ये IIT JEE के साथ अगर आपको CBSE की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है 68799। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए और ये कोड डालना ना भूलिए, NKC सर लाइव। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, एक पार्टिकल है जिसका मास 0.2 kg है और वो एक दिशा में चलता है अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर 0.5 वॉट। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो 5 सेकंड के बाद स्पीड आपको बतानी है। तो यहां पे क्वेश्चन जो है ऐसा दिया हुआ है कि पावर डिलीवर कर रहा है एक फोर्स, और पावर क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स को क्या लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आ जाएगा आपके पास मास m, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं dv/dt, और ये क्या हो जाएगा आपके पास v, और ये किसके बराबर है? हाफ के बराबर है। ये हाफ के बराबर है, कांस्टेंट पावर है। मास कितना है? 0.2 है, तो याद आएगा आपके पास v dv इज इक्वल टू 1/0.4 इंटू dt। इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके टाइम t तक, इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके v तक। कितने सेकंड पे स्पीड पूछी है? 5 सेकंड पे पूछी है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, यहाँ पे v रख दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा v²/2 बराबर 10/4 इंटू 5। तो आ जाएगा आपके पास 2 से चला गया 2, 2 से चला गया 5, तो v की वैल्यू आपको मिल जाने वाली है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी कि खिंचने ना वाली रस्सी है, आइडियल स्ट्रिंग है। लाइट का मतलब मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब खिंच नहीं सकती है। मतलब ये हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है कि आइडियल रस्सी है। आइडियल रस्सी में जानते हैं टेंशन हर जगह सेम रहता है। स्ट्रिंग दैट गोज ओवर ए स्मूथ फिक्स्ड पुली, एक फिक्स्ड पुली से होकर ये जाती है। इनका मास जो है 0.36 kg और 0.72 kg है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि एक का मास दूसरे के मास का आधा है, तो मैं मान लेता हूं कि इसका मास m है तो इसका मास 2m है, और यहां पे m की वैल्यू में लिख देता हूं 0.36 kg। Find the work done by string on the block of mass this। हमें क्या करना है? हमें इस ब्लॉक के ऊपर जो होने वाला वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है आफ्टर फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो यदि हम इसको छोड़ देते हैं खुला, इसको रेस्ट से हम छोड़ देते हैं, तो 1 सेकंड में देखिए क्या होगा। ये वाला जो ब्लॉक है हैवी वाला वो नीचे आएगा और ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक बात। यहां टेंशन जो है इस तरह ऊपर की तरफ है, इस ब्लॉक के ऊपर, इसके ऊपर रस्सी के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स ऊपर की तरफ है T। तो यहां देखिए बेटा, ये ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इसके ऊपर फोर्स ऊपर है, यानी नेगेटिव वर्क है। लेकिन हमें वर्क निकालना है इसका, तो इसके ऊपर फोर्स है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स ऊपर, तो पॉजिटिव वर्क हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं पहले निकाल लेता हूं कि एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का कितना होगा। तो हम जानते हैं कि एक फिक्स्ड पुली पे 2 ब्लॉक लटक रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, और उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m2 - m1 × g डिवाइडेड बाय m2 + m1। तो भारी माइनस हल्का, सो 2m - m × g डिवाइडेड बाय 3m, तो आ जाएगा आपके पास g/3। ये एक्सेलरेशन है।
तो इस एक्सीलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो 1 सेकंड में कितना ऊपर चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं s इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, हो जाएगा आपके पास g/6। तो g/6 डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेता है ऊपर, तो और क्या कर सकते हैं, हमें डिस्टेंस पता चल गया और हम यहाँ पे टेंशन निकाल सकते हैं कितना स्ट्रिंग का फोर्स होगा। तो टेंशन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, 2m1 m2 into g divided by m1 plus m2। so 2 into 2m into m into g divided by 3m, m से चला गया m तो आ जाएगा आपके पास 4mg/3। ये टेंशन आपको मिल गया, पूरी रस्सी में सेम टेंशन है। सो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे कर देंगे, तो हमें वर्क जो है क्या निकालना है, वर्क ही निकालना है ना, वर्क निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फोर्स कितना है 4mg/3 और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है g/6। इसको सॉल्व हम देखते हैं क्या मिलता है हमें आंसर। तो यहाँ आपके पास है 4, मास कितना है 0.36 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18। सो 18 से चला गया 0.02, ये जो डेसिमल है इनसे खत्म हो गए, तो हमारे पास 8 जूल आंसर हमें मिल जाने वाला है। सो 8 जूल विल बी द आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या पूछा गया है कि एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, जिसको रेस्ट से रिलीज किया जाता है एट द टॉप ऑफ अ रफ ट्रैक। यानी कि ये रफ ट्रैक है, इस तरीके से कर्व्ड रफ ट्रैक है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया जाता है जिसका मास कितना है n के बराबर है। ओके 1 kg, n की वैल्यू 1 kg। ये जो रेडियस है, रेडियस इसकी वैल्यू दे रखी है 40 मीटर के बराबर। द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक, ये बिना लुढ़कते हुए इस ट्रैक पर मूव करता है, और आपको क्वेश्चन में दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव लगते हैं, यानी वेलोसिटी जिस तरफ है उस वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगते हैं। तो आपको बताना ये है कि स्पीड ऑफ क्यूब व्हेन इट रीचेस पॉइंट क्यू, तो इस पॉइंट क्यू पर जब ये पार्टिकल पहुंच जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, और आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी दे रखी है, कितना वर्क करेगा फ्रिक्शन यहां से लेके यहां तक, दैट इज 150 जूल टिल पॉइंट क्यू। तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ कि यहां से लेके यहां तक पार्टिकल आया है तो कितना फ्रिक्शन ने वर्क किया है, कितना ग्रेविटी ने वर्क किया है, कितना नॉर्मल ने वर्क किया है। तो यहां से यहां तक के बीच में mg लगा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, ये आपके पास r है, ये आपके पास r cos 30 है, और ये आ जाएगा आपके पास r sin 30। नॉर्मल जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहा है, हमेशा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहा है, तो नॉर्मल का कोई भी वर्क यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ग्रेविटी का वर्क डन मैं लिख सकता हूं mg into r sin 30, नॉर्मल का वर्क डन है 0 प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन दे रखा है आपको 150 जूल, सो माइनस 150 आप यहाँ पे लिख देंगे। माइनस में क्यों लिखा है, बिकॉज फ्रिक्शन जो है वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे माइनस में आपको लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है तो माइनस में आपको लेना होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल रेस्ट से चला है तो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से इसे सॉल्व करते हैं। मास कितना है 1 kg, g की वैल्यू 10, r की वैल्यू 40, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 150 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू v²। तो यहां से ये बन जाएगा हाफ, हाफ हटा दीजिए, इसको 300 कर दीजिए, 400 माइनस 300 100, सो v की वैल्यू मिल जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड एट पॉइंट क्यू, तो 10 हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। आपसे ये पूछा गया है अगले पार्ट में कि इस पॉइंट पर जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा। अब पूछा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एक नॉर्मल लग रहा है इस तरह, नीचे लग रहा है mg, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है,
तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 60 है। तो mg का एक कंपोनेंट mg cos 60 यहां पे लग रहा होगा, तो ये लग रहा होगा mg cos 60, ये फोर्स है mg cos 60। इधर लग रहा है नॉर्मल, फ्रिक्शन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो कोई फर्क नहीं डालेगा, नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इस पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है और सर्कल का सेंटर है यहाँ पे। तो सेंटर की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जो है mv²/r के बराबर में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिख देता हूं दैट n minus mg cos 60 is equals to mv² divided by r। तो यार नॉर्मल नहीं पता, मास कितना है 1, g कितना है 10, cos 60 1/2 is equals to मास 1, स्पीड कितना है 10 100 divided by 40, 0 0 ये कितना बचा 2.5 और ये कितना बचा आपके पास 5, तो आपके पास नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है 7.5 न्यूटन, नॉर्मल की वैल्यू 7.5 न्यूटन। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.18 kg और इसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया जाता है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है और फ्रिक्शन के बारे में दिया है कि फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट जो है वो 0.1 है, म्यू की वैल्यू 0.1 है। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली बेचारा रेस्ट में था, एंड द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच, स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन एक्सटेंशन नहीं था। एक इंपल्स दिया जाता है, एक झटका दिया जाता है ब्लॉक को, जिससे ये ब्लॉक स्लाइड कर जाता है 0.06 मीटर, इसमें अंदर की तरफ धंस जाता है ब्लॉक और रेस्ट में आ जाता है पहली बार। तो आपको बताना है कितनी वेलोसिटी हमने इस ब्लॉक को प्रोवाइड करी होगी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहां से ब्लॉक चलना स्टार्ट करता है u स्पीड से, यहां जाके वो रुक जाता है और ये डिस्टेंस कितना हुआ है, ये डिस्टेंस है 0.06 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इतने अमाउंट से कम हो चुकी है, इसका मतलब यही कंप्रेशन भी है हमारे पास। तो यहां पे मैं लिखूंगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमें यहां पे मिल जाता है। अब यहां देखिए बेटा, फ्रिक्शन का वर्क डन हमें देखना है, तो ये ब्लॉक मूव किया है राइट डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स लगा है पीछे की तरफ, तो मैं कह सकता हूं नेगेटिव वर्क डन मिलने वाला है, माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू डी, ये वर्क डन होगा फ्रिक्शन का। स्प्रिंग के वर्क डन की बात करें, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से हमने कंप्रेस किया है, तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ओप्स लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है स्प्रिंग का, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन होगा नेगेटिव, माइनस ऑफ हाफ इंटू के इंटू डी स्क्वायर। और ग्रेविटी का वर्क डन जीरो होने वाला है बिकॉज ग्रेविटी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। ऐसे नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो होगा, नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो नॉर्मल का वर्क डन जीरो, ग्रेविटी का वर्क डन जीरो हो चुका है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो बिकॉज वो रुक जाता है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे माइनस 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 जो है इसे आप हटा सकते हैं, सारे माइनस के साइन जो हैं वो हट जाएंगे, आपको मिलता है म्यू, म्यू इज 0.1, मास इज 0.18, जी की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 0.06 है, और प्लस हाफ इंटू के इज 2, डी स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 10 टू द पावर -4 और इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.18 इंटू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड इसको दी है v के बराबर, u के बराबर, जो भी मानना चाहें। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है कि 18 चिक्की 108 और यहाँ पे 10 जो है ये 0.1 से खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 10 रेज़ टू द पावर -4, 2 से 2 चला गया तो आपको मिलेगा 36 इंटू 10 टू द पावर -4 और यहाँ मिलेगा आपको 0.09 इंटू वी स्क्वायर। तो ये 36 और 108 कितना हो जाएगा 144 और ये हट जाएगा 144 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 का अंडर रूट आपको स्पीड मिल जाएगी, यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये 12/10 है
ये मिल जाएगा आपके पास 12। तो आपको 12 आपका आंसर मिल जाने वाला है। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कि 0.06, 36, 144। अच्छा यार, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ये 144 डिवाइडेड बाय 9 हमको लिखना चाहिए इंटू 10 टू द पावर -2, इसका अंडर रूट होगा। सो इट्स 12/3 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो 4 हमारा आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है। 2 kg का ब्लॉक है जिसको फ्री छोड़ दिया है मूव करने के लिए ऑन द एक्स एक्सिस। इट इज एट रेस्ट एट t is equals to 0, और उस इनिशियल मूवमेंट से इसके ऊपर एक फोर्स लगता है और फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी 4.5 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी। 4.5 सेकंड बाद जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी हो जाएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब जिन्होंने जेई मींस की बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो वहां पे क्वेश्चंस जेई मींस में क्या होता था कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया होता था और हमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता था, तो हम उस ग्राफ का एरिया निकाल देते थे और काइनेटिक एनर्जी के बराबर वो आंसर हमारा आ जाता था। लेकिन वो आदत हो सकता है आपकी अभी भी हो, आप तुरंत एरिया निकाल के मैच करने लग जाएं कि आंसर आ तो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है, ना कि डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो इसका एरिया हमें वर्क नहीं देने वाला है। तो क्या देने वाला है ये सोचिए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि इंपल्स जो होता है या डेल्टा पी जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। यानी फोर्स और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया यदि हम निकाल देते हैं तो हमें इंपल्स मिलता है, चेंज इन मोमेंटम मिलता है। चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो मास कांस्टेंट है, तो मास इनटू डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसको लिखा जा सकता है दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। एरिया, अब एरिया निकालना है तो इस वाले पार्ट का भी एरिया निकालना होगा, इस वाले पार्ट का भी एरिया निकालना होगा। जो एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर का एरिया होता है उसे पॉजिटिव माना जाता है और नीचे वाला एरिया जो है उसे नेगेटिव माना जाता है। तब इन नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ने से जो हमें एरिया मिलता है, हमें जो अलजेब्रिक वैल्यू मिलती है, वही उस इंटीग्रल एफ डी टी की वैल्यू मिलती है। अब भाई हमें ये पता है इसका एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमें ये साइड तो पता है लेकिन ये साइड पता नहीं है। तो ये साइड पता लगाने के लिए पहले इसकी इक्वेशन लिखिए। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, इसका स्लोप है 4/3 माइनस ऑफ 4/3 x प्लस 4। ये इसकी इक्वेशन है, यहां पर रख दीजिए f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 इंटू t प्लस 4। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन फोर्स का। कैसे निकाला भाई, देखिए भाई इसका स्लोप जो है नेगेटिव आने वाला है, तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए tan थीटा, कितना आ जाएगा 4/3। तो tan थीटा आपको मिल जाएगा 4/3, इसको नेगेटिव कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा -4/3 स्लोप। इसका जो y इंटरसेप्ट है वो +4 के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू mx+3 लगा दिया है दिमाग में ही और हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। इक्वेशन निकालने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि जेईई एडवांस में हर एक जो बात आपको टीचर ने बताई है वो काम आती है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इक्वेशन को लिखने की तो फटाफट से आपके जो है 30 सेकंड्स बच जाने वाले हैं। अब यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है 4.5 पुट करिए तो -4/3 इंटू 4.5 प्लस 4, तो आ जाएगा आपके पास -2 आपको मिलने वाला है फोर्स की वैल्यू। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो है -2, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है 2 के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस जो है 1.5 के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस 3 के बराबर है, ये वाली डिस्टेंस 4 के बराबर है। मैं तो टोटल एरिया लिख देता हूं। मास कितना है 2 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी v फाइनल इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया आ जाएगा आपके पास 1/2, बेस 3, ऊंचाई 4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 6 माइनस 1.5 यानी कि हो गया आपके पास 4.5/2। ये हमें स्पीड मिल जाती है, तो जब आपके पास ये 9/10 9/4 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे फाइनल स्पीड मिल जाती है। लेकिन हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर विच इज 81 डिवाइडेड बाय 16, सो 2 to 2 81/16 हमें आंसर मिल जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 4.5, तो ये देखिए किसके बराबर आनी चाहिए, तो 16 इंटू 5 80, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में दिया है कि एक इलिप्टिकली शेप्ड रेल है, पटरी है, उसका नाम है PQ और वो एक वर्टिकल प्लेन में लाई करती है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। OP की वैल्यू 3 है, OQ की वैल्यू 4 है और PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं 4। ये आपके पास बहुत ही शानदार ट्रिपलेट है, तिगड़ी है इनकी, ये 3 और 4 होते हैं ट्राइंगल में, तो ये 5 होता है, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल में। एक 1 kg मास जो है 1 kg उसको घसीटा जाता है इस रेल पर और क्वेश्चन में दिया है कि फ्रिक्शन यहां पे प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन लॉसेस को नेग्लेक्ट करना है। एक फोर्स 18 न्यूटन का फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा उसकी डायरेक्शन ऐसे रहती है। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये Q पॉइंट पर पहुंच जाएगा, Q पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां देखिए बेटा कि ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 18 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो मैं सिंपली फॉर्मूला लगा सकता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो लिखूंगा प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखूंगा और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं तो फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैं लिख सकता हूं दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 0। तो वर्क डन बाय फोर्स की बात करें सो 18 into 5 कांस्टेंट फोर्स है तो मैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लगा सकता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कितना है। फोर्स हमेशा लग रहा है नीचे की तरफ mg, फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर की तरफ हुआ है 4 मीटर, तो यहां लिख सकता हूं माइनस ऑफ mg into 4, माइनस ऑफ mg। मास कितना है आपके पास, मास दिया है, मास 1 kg, मास 1 into 10 into 4 is equals to k final। तो यहां से आपको मिल जाएगा 90 minus 40, so k final will be equal to 50 जूल। तो 50 जूल हमारे पास आंसर जो है मिल जाने वाला है।